नमस्कार। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से उफान पर है। चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और अब हर पार्टी अपनी अपनी नैया पार लगाने की जुगत में जुटी हुई है। लेकिन इस बार लड़ाई केवल सत्तारूढ़ एनडीए बनाम विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की नहीं है, बल्कि विपक्षी खेमे के भीतर ही अंतर विरोधी की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। केंद्र में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का गठजोड़ मैदान में उतर चुका है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच सीटों की खींचातान ने विपक्ष की एकजुटता की पोल खोल दी है। और यही वो बिंदु है जहां से सवाल उठने लगा है, क्या कांग्रेस सचमुच तेजस्वी यादव की नैया डुबो देगी? राजनीति के अनुभवी जानकार कहते हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा गणित और मनोविज्ञान दोनों पर चलती है और यह राज्य जातीय समीकरणों, स्थानीय नेतृत्व और मतदाता की भावनाओं का गढ़ रहा है। और यहां रणनीति जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही अहम है विश्वसनीयता। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उसने 75 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को 70 सीटों में सिर्फ 19 पर ही सफलता मिली थी। और यही वो परिणाम था जिसने तेजस्वी को आत्मविश्वास दिया और भविष्य में वो अकेले भी बड़ा खेल खेल सकते हैं। मगर 2025 के चुनाव से पहले जो तस्वीर बन रही है उससे कांग्रेस की भूमिका पर फिर से भ्रम पैदा कर रही है। आईएएनएस और मैट्राइज के ओपिनियन पोल ने इस संदेह को और गहरा कर दिया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस बार मात्र 8% वोट और 7 से 10 सीटों के बीच का आंकड़ा मिल सकता है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले आधे से भी कम सीटें। और वहीं आरजेडी का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। यहां यह आंकड़ा न केवल गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में भार कम और बोझ ज्यादा बनती जा रही है। तेजस्वी यादव के लिए यह सबसे कठिन स्थिति है। कांग्रेस को साथ रखना भी जरूरी है और ज्यादा सीटें देना आत्मघाती कदम होगा। असल में सीट बंटवारे का विवाद बिहार में विपक्षी एकता की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और यह कहते हुए कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा वहां उसका हक बनता है। लेकिन तेजस्वी यादव इसे राजनीतिक चाल समझ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने उदारता दिखाई और कांग्रेस को ज्यादा सीटें थमा दी तो न सिर्फ आरजेडी की पकड़ कमजोर होगी, बल्कि विपक्षी मतों का बिखराव भी बढ़ेगा। और तेजस्वी की यह शंका बेवजह है भी नहीं। 2020 में भी कांग्रेस ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे उनमें से अधिकांश पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की कमजोर मौजूदगी ने सीधे एनडीए प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया। राजनीतिक समीक्षक कहते हैं कि अगर कांग्रेस को उस समय कुछ कम सीटें दी गई होती और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार मजबूत क्षेत्रों में उतारे होते तो शायद सरकार गठन का समीकरण पूरी तरह से बदल जाता। और इस पृष्ठभूमि में तेजस्वी यादव अब कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क बिल्कुल अलग है। वो मानती है कि बिहार में उसका संगठन भले ही कमजोर हो, लेकिन शहरी वोटर और अपर कास्ट सेक्शन में उसकी साख अभी भी बरकरार है। और राहुल गांधी की रणनीति साफ दिख रही है कि कांग्रेस को पैन इंडिया पार्टी के रूप में पेश करना, जो सिर्फ जातीय समीकरणों पर नहीं बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े। और लेकिन यही रणनीति आरजेडी की परंपरागत राजनीति से टकरा जाती है, जो पूरी तरह से सामाजिक और जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह यादव और मुस्लिम गठजोड़ को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं।
उनका मानना है कि यही वोट बैंक बिहार की असली ताकत है और इसी से विपक्ष को जीत मिल सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस सोचती है कि इस फार्मूले से शहरी और सवर्ण वर्ग उससे और दूर चला जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस चाहती है, जबकि आरजेडी इसे बिहार सामाजिक संदर्भ में सीमित रखना चाहती है। और यह वैचारिक अंतर अब धीरे धीरे राजनीतिक दरार में बदल रहा है। राहुल गांधी ने अप्रैल में विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की थी, लेकिन जून आते आते ही कांग्रेस का रुख ठंडा पड़ गया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाउर ने साफ कहा कि जब तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनती वे सक्रियता नहीं दिखाएंगे। और तेजस्वी ने जवाब में कहा है कि जरूरत पड़ी तो आरजेडी सिर्फ 243 सीटों पर अकेले भी लड़ेगी। और यह बयान भले ही राजनीतिक दबाव बनाने के लिए दिया गया हो, मगर इससे कांग्रेस के साथ रिश्ते में ठंडापन साफ झलकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में विपक्षी एकता की स्थिति महाराष्ट्र जैसी बनती जा रही है। वहां भी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों पर तकरार इतनी बढ़ी कि गठबंधन की धार कमजोर पड़ गई। बिहार में भी यही हाल हुआ तो फायदा एनडीए को ही होगा। नीतीश कुमार जो पिछले कुछ समय से केंद्र के साथ मजबूत रिश्ते बना चुके हैं, इस हालात में विपक्ष की टूटन का पूरा लाभ उठाने की रणनीति बना चुके हैं। एक और अहम पहलू यह है कि बिहार की जनता अब गठबंधनों के वादों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दे रही है। पिछले कुछ सालों में जनता ने यह देखा कि विपक्षी दल साथ मिलते हैं, लेकिन सत्ता या सीट बंटवारे की बात आते ही टूट जाते हैं। इस बार अगर आरजेडी और कांग्रेस फिर से इसी पुराने चक्रव्यूह में फंसते हैं तो जनता का भरोसा उठ सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अब अपनी छवि को सीधे निर्णायक नेता के रूप में गढ़ने की कोशिश में है। आईएनएस मैट्राइज सर्वे यह भी बताता है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अब भी विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा है, लेकिन यह लोकप्रियता तभी राजनीतिक ताकत में बदलेगी जब संगठन और गठबंधन दोनों संतुलन में हो। कांग्रेस के अंदर भी यह समझ पैदा हो रही है कि अगर वो बार बार अपने आकार से बड़ी मांग करती है तो जनता उसे अवसरवादी सहयोगी के रूप में देखने लगेगी। विपक्षी राजनीति में एक और दिलचस्प परिदृश्य यह है कि छोटे दल भी सीट शेयरिंग के झगड़े से परेशान है। सीपीआई जो 2020 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, अब कांग्रेस के बढ़ते दखल से असहज है। उनका मानना है कि कांग्रेस जमीन पर नहीं सिर्फ टीवी स्क्रीन पर लड़ाई लड़ रही है। वहीं राजद का स्थानीय नेटवर्क और तेजस्वी की जनसभाएं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में आगे हैं। और इस चुनाव में यह भी देखा जा रहा है कि युवा मतदाता पहली बार निर्णायक भूमिका में है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार नीतीश सरकार पर हमला बोला है और यही वो एजेंडा है जो युवा वोटरों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच झगड़ा सार्वजनिक रूप से लंबा चला तो यही युवा वर्ग उन्हें गैर गंभीर मान सकता है। कांग्रेस के सामने समस्या यह भी है कि उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में भी भीड़ खींच सके। राजनीतित्व बिखरा हुआ है और संगठनात्मक स्तर पर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखती है। राहुल गांधी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर सीमित हो चुकी है और बिहार में उसका असर नगण्य है। ऐसे में कांग्रेस का जिद्दी रवैया तेजस्वी यादव के लिए भी चुनौती है ही, लेकिन खुद उसके अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस और आरजेडी में समझौता नहीं हुआ तो विपक्षी गठबंधन के टूटने की पूरी संभावना है और ऐसी स्थिति में एनडीए एक तरफा बढ़त हासिल कर सकता है। भाजपा पहले ही अपने कोर वोट बैंक को सक्रिय कर चुकी है और नीतीश कुमार प्रशासनिक अनुभव के बल पर स्थिरता का संदेश दे रहे हैं और यह संयोजन विपक्ष के बिखरे खेमे पर भारी पड़ सकता है। फिर सवाल उठता है, तेजस्वी यादव क्या करें?
अगर वे कांग्रेस को नाराज करते हैं तो विपक्षी एकता का नैरेटिव कमजोर होगा, लेकिन अगर वे कांग्रेस को ज्यादा सीटें देते हैं तो अपनी जीत का गणित बिगाड़ लेंगे। यानी एक तरफ गठबंधन धर्म और दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवहारिकता, तेजस्वी इन्हीं दो धारों के बीच फंसे हुए हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी अब जनता के बीच स्वतंत्र नेता की छवि गढ़ने की कोशिश में है और वे संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी किसी की मोहताज नहीं है। उनकी रैलियों के भाषणों में अब ये आत्मविश्वास साफ झलकता है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और बिहार को बदलेंगे, मगर ये जज्बा तभी सार्थक होगा जब गठबंधन के भीतर की गांठें सुलझें। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल है। अगर वो फिर पिछली बार जैसी स्थिति में पहुंची तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका मनोबल और गिर जाएगा। राहुल गांधी भले एकजुट विपक्ष की बात करते हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी अपने सहयोगियों से तालमेल नहीं बैठा पा रही तो यह नैरेटिव टिक नहीं पाएगा। बिहार के इस राजनीतिक परिदृश्य में एक गहरी विडंबना छिपी है। विपक्ष जिन मुद्दों पर जनता को एकजुट करना चाहता है, उन्हीं मुद्दों पर खुद भीतर से विभाजित है। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता सीट बंटवारे में ही उलझे हैं और यही विरोधाभास जनता को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये नेता सचमुच परिवर्तन चाहते हैं या सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी। अब जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, समय बेहद सीमित है। सीट बंटवारे में हर दिन की देरी विपक्षी रणनीति को कमजोर करेगी। भाजपा और जेडीयू पहले से ही ग्राउंड पर उतर चुके हैं, उनके प्रत्याशी तय हो चुके हैं, प्रचार अभियान तैयार है। दूसरी ओर विपक्ष अब तक तय नहीं कर पाया कि कौन कहां से लड़ेगा और यही स्थिति अगर जारी रही तो परिणाम पहले से तय माने जा सकते हैं। अंततः बिहार का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि विपक्ष की राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। तेजस्वी यादव के सामने ये मौका है कि वे खुद को भविष्य के राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करें, लेकिन इसके लिए उन्हें त्याग और ठोस निर्णय दोनों दिखाने होंगे। वहीं कांग्रेस के सामने यह चुनौती है कि वह अपने अतीत के बोझ से बाहर आकर सहयोगी की तरह व्यवहार करें, ना कि प्रभुत्वशाली साथी की तरह। अगर दोनों दल समय रहते समझदारी दिखा पाए तो विपक्ष के लिए अब भी उम्मीद बाकी है, लेकिन अगर यह जंग अहंकार की हो गई तो परिणाम वही होंगे जिनकी भविष्यवाणी ओपिनियन पोल पहले ही कर चुका है। तेजस्वी की नैया बीच मझधार में डगमगा जाएगी और कांग्रेस फिर एक बार खुद को डूबती नाव की सवारी करती पाएगी। बिहार की राजनीति के इस मोड़ पर यह सवाल सबसे अहम है कि क्या विपक्ष सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक एकता की मिसाल पेश कर पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा जब गठबंधन की नाव किनारे से पहले ही डूब गई थी। जनता अब सिर्फ नारे नहीं, परिणाम चाहती है और इस बार उसकी निगाहें सीधे उस नाव पर हैं जिसके माझी हैं तेजस्वी यादव और जिसके किनारे बैठी है कांग्रेस अपने हिस्से की पतवार थामे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।